हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू दिस वीडियो। अब हम इस वीडियो में बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना चैप्टर करने वाले हैं। सो दिस इज आई थिंक आई डोंट रिमेंबर विच चैप्टर, आई मीन आई थिंक लास्ट और सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ आर टी आर्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स हॉप ऑन टू द फर्स्ट सब हेडिंग। पहली बात, हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं कि इसकी क्या डेफिनेशन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बी ओ पी, इज द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन और द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब मैं आपको, पहले तो मैंने बता दी बुकिश लैंग्वेज, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी डेफिनेशन क्या है। एक साल में पूरी दुनिया के साथ हमने क्या क्या ट्रांजैक्शंस की, क्या चीज़ हमने खरीदी, क्या चीज़ हमने बेची, ये पूरा जो काइंड ऑफ एक जहाँ एक जगह जहाँ पूरा ये नोट डाउन किया गया है उस जगह को हम बीओपी कहते हैं, और यू कैन से बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स। ठीक है, ओके। एक और बार मैं पढ़ूंगा। इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, बीओपी क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, अकाउंट्स की एक स्टेटमेंट है। ठीक है, शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस पूरी साल में हमने किस कंट्री के साथ कितना लेन देन किया है उसके बारे में होता है। ठीक है, अब जनरली इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है, किन ट्रांजैक्शंस की हम बात करते हैं। फर्स्ट आता है इसमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स क्या होते हैं? सामान जो आपको दिख रहा है। ठीक है, कोई आप फ़ोन बेच रहे हो या चाइना जैसे इंडिया में फ़ोन लैपटॉप्स बेचता है, वो एग्जाम्पल दिया मैंने। ठीक है, सेकेंड इज़ द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इनविजिबल ट्रेड। सर्विसेज को आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हो। ठीक है, आई मीन फ्रीलांसिंग का नाम आपने सुना होगा कि आप फॉरेन कंट्रीज़ के लोगों को अपनी सर्विसेज बेचते हो। ठीक है, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, परचेज ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं? परचेज करते हो आप, जैसे वो जो है वो शेयर मार्केट के जो शेयर होते हैं हमारे, जो कुछ ना कुछ सामान बेच रहे होते हैं, यू कैन से जो काइंड ऑफ शेयर खरीदते हैं बेचते हैं, एप्पल का खरीदते हैं शेयर फिर बेच देते हैं, दिस एंड दैट, इनकी बात हो रही है। ठीक है, इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ द रियल एसेट्स। रियल एसेट्स मतलब यू कैन से प्लांट्स एंड मशीनरीज को जब आप इंटरनेशनली बेच रहे हो उसको भी आप यू कैन से बीओपी के अंदर ही आओगे। खरीद रहे हो बेच रहे हो, इन दोनों ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, इसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, इसको और डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। और डिटेल नहीं मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में यहाँ पे लिखा है अभी। ठीक है, बाकी हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले थे सारा। अब देखो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कुछ कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट इज द करंट अकाउंट, सेकंड इज द कैपिटल अकाउंट, थर्ड इज द ऑफिशियल रिजर्व्स और द ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, और यू कैन से द फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट की क्या डेफिनेशन है। करंट अकाउंट records the receipts and payments of the foreign exchange on account of such transaction that do not impact the asset liability status of the country in relation to the rest of the world। ठीक है, ये कुछ ऐसी रिसीट्स और पेमेंट्स। रिसीट्स का क्या मतलब होता है? पैसा आया। पेमेंट्स का क्या मतलब होता है? पैसा गया। ठीक है, इट अकाउंट द करंट अकाउंट रिकॉर्ड द रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। पैसा आया गया, क्या चीज़, कौन सा पैसा? फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी आई गई, उसके बारे में। On account of such transaction that do not impact the asset liability status of the country in relation to the rest of the world। एसेट और लाइबिलिटी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ी है, तो मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ। एसेट कोई ऐसी चीज़ जिससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा होता है। लाइबिलिटी इज़ काइंड ऑफ अ सरदर्द और एक मुसीबत फॉर जिस जो हमें फ्यूचर में चुकानी पड़ती है, जैसे कि एक लोन। ठीक है, ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, करंट अकाउंट से ना एसेट बनता है ना लाइबिलिटी बनती है। ट्रांजैक्शन होता है फॉरेन करेंसी के, गुड्स भी आते हैं या सर्विसेज भी आती है, बट कुछ एक एसेट लाइबिलिटी नहीं बनती है, ना हमें कोई फ्यूचर में फ़ायदा हो गया अगर आप ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे अगर इसके स्पेसिफिकली, ना हमें कोई फ्यूचर में कोई कर्जा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी चीज़ को एक और सिंप्लीफाइड वे में हमारी बुक ने लिखा है। इन अदर वर्ड्स, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन डू नॉट गिव राइज टू द फ्यूचर क्लेम्स। आपको फ्यूचर में किसी तरीके का क्लेम नहीं करना है, या तो फिर प्रॉफिट का या तो फिर कि कोई लोन का, कुछ लोन वापस करने का क्लेम। ठीक है, कंपोनेंट्स, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसे हम कहते हैं विजिबल ट्रेड, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, जो सामान है वो अरे परे बॉर्डर क्रॉस करता हुआ दिख रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज द विजिबल ट्रेड। ठीक है, दिस इज द विजिबल ट्रेड बिकॉज द टेंजिबल मटेरियल एंड देयरफॉर कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स। टेंजिबल मटेरियल क्या होता है? जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, टेंजिबल, छूना, फील करना। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ द सेल्यूलर फोन्स, भाई फ़ोन का, मोबाइल फ़ोन आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो तो वो क्या होगा? विजिबल ट्रेड होगा। ठीक है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसे कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड क्यों? भाई आप काम कर रहे हो, आपको दिख थोड़ी रहा है। मान लो आप फ्रीलांसिंग, मान लो आप कोई ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप कुछ डिज़ाइन करके फॉरेन में बेच रहे हो, तो वो चीज़ दिख थोड़ी रही है कि मान लो कोई देख, शर्मा जी देख, शर्मा जी नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो कोई तीसरा आदमी वो देख थोड़ी पा रहा है कि हाँ भाई देखो जा रहा है यहाँ पे आसमान में, आसमान से हमारा जो यू कैन से इंटरनेट के थ्रू वो जा रहा है, कोई डिज़ाइन जा रहा है, ये चीज़ दिख नहीं रही है, ये बस एक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हो जो दैट इज़ नॉट एट ऑल विजिबल। ठीक है, ओके, दे आर नॉन टेंजिबल। ये नॉन टेंजिबल मटीरियल, इनको आप फील नहीं कर सकते। मुझे बताओ, आपने कोई कार्ड की डिज़ाइन बनाई, आप उसको फील कर पा रहे हो?
अब जब उसे कार्ड के ऊपर छापोगे तब तो शायद फील भी कर सको, बट जब आपने बनाई उसे फील कर सकते हो आप हाथ से छू के, नहीं कभी भी नहीं। ठीक है। अब हम बात क्या करें, इंश्योरेंस सर्विसेज भी इसी कैटेगरी में आती है। फैक्टर्स, अब देखो, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज का फर्दर दो यू कैन से कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आर द फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में दो तरह की सर्विसेज होती है। फर्स्ट इज द फैक्टर सर्विसेज, अदर इज द नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज के भी आगे दो कंपोनेंट है। फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड टू द फैक्टर पेमेंट्स फॉर द और द फैक्टर इनकम। इससे क्या होता है, फैक्टर सर्विसेज से फैक्टर इनकम मिलती है। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसको, तो आपको इनकम मिलेगी, सीधी सी बात। ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज द इन्वेस्टमेंट इनकम। इनकम और से पैसा भी दो तरीके से आता है। एक आता है इन्वेस्टमेंट इनकम के थ्रू, दूसरा आता है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। अब मैं आपसे अगर पूछूं, बेस्ड ऑन अभी तक आपने जितना पढ़ा, जितना मैंने पढ़ा है, ठीक है, मतलब पूरी सिलेबस की बात कर रहा हूँ, आपके मन में इन्वेस्टमेंट इनकम से क्या याद आता है? अब मैं आपको बताता हूँ। आपने जो नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ा, उसमें जो इनकम मेथड था ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, उसमें जो यू कैन से इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट था, इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स जो मिलते थे वो किस फॉर्म में मिलते थे? इट वॉज इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये उसी की बात हो रही है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है। फैक्टर सर्विसेज में क्या 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 चीज़ें मिल रही है आपको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ मिल गया, उसके बाद आएगा रेंट, उसके बाद आएगा इंटरेस्ट, फिर आएगा प्रॉफिट। ये चार चीज़ें। ठीक है। नॉन फैक्टर सर्विसेज, ना नॉन फैक्टर सर्विसेज में क्या आता है? नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज अदर देन फैक्टर सर्विसेज। अब जो सारी सर्विसेज हमने फैक्टर सर्विसेज के अंदर नहीं आई, अब जितनी सब कुछ बचा वो सारा नॉन फैक्टर सर्विसेज में आएगा। ठीक है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड नॉन फैक्टर सर्विसेज आर रिकॉर्डेड इन द पेमेंट, नहीं। ओके। अब देखो, फैक्टर इनकम सबसे पहले तो उसको पढ़ लो कि जो फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम इज इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। फैक्टर इनकम जो पूरी फैक्टर सर्विसेज के ऊपर जो आपको फैक्टर इनकम मिलती है वो क्या मिलती है, वो किस फॉर्म में मिलती है? फर्स्ट ऑफ ऑल द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, प्लस इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या क्या होती है? रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ठीक है, बस होगा। अब हम बात करेंगे करंट ट्रांसफर। जो करंट ट्रांसफर होता है, दे आर यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। ये यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस आपने सुना होगा, जैसे आपने ट्रांसफर इनकम के बारे में सुना है ना, बस ये कुछ उसी तरीके का होता है करंट ट्रांसफर्स। ठीक है। ओके। करंट ट्रांसफर रेफर्स टू द ट्रांसफर फॉर फ्री। इसका मतलब होता है ट्रांसफर फॉर फ्री, मतलब जो भी सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है इसके मतलब कोई सर्विसेज एक्सचेंज नहीं है, फ्री में हो रहा है। ठीक है। दीज आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मेड बाय द वे ऑफ गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रेमिटेंसेज। ये कुछ गिफ्ट्स की तरह भी आ सकते हैं, ये रेमिटेंस भी हो सकता है। रेमिटेंस क्या होता है? मान लो बच्चे हैं जो फॉरेन में काम करते हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए कुछ पैसा भेजते हैं इंडिया में, तो वो क्या होगा? रेमिटेंस का पैसा। ठीक है। ग्रांट्स, ग्रांट्स मतलब यू कैन से ग्रांट्स का भी आप ऐसे एग्जाम्पल डोनेशन टाइप ही ले लो। ठीक है। पर ये हो गया। इन बीओपी अकाउंट द करंट ट्रांसफर आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो ये होता है ना आपका करंट ट्रांसफर, इसको आप इनविजिबल के अंदर डाल दो। जैसे हमने हमारे जो ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द इनविजिबल ट्रेड। इसी तरीके से जब जब भी आप इनविजिबल की कैटेगरी में किसे डालोगे, तो इनविजिबल की कैटेगरी में आपने करंट ट्रांसफर्स को भी डालना है। ऐसे नहीं सोचना कि इनविजिबल नहीं है भाई साहब, ये भी इनविजिबल है। आप देख पाते हो कि भाई देखो वहाँ से कोई ये देखो उन भाई साहब का बेटे की देखो पे आ रही है, वो अपने शायद बुजुर्ग माँ बाप को भेज रहे हो कि देखो उड़ती हुई। ऐसा तो है नहीं भाई साहब, ऑनलाइन सब कुछ काम है तो कुछ दिखता नहीं है, तो सारा इनविजिबल है। ठीक है। ओके। अब क्या है, इन द बीओपी अकाउंट्स करंट ट्रांसफर ट्रीटेड एज एलिमेंट, नहीं इतना कुछ और इम्पोर्टेंट है नहीं। अब वही एनआरआई फैमिलीज़ को अपना भेजती है, ये भी करंट ट्रांसफर के अंडर ही आता है, दैट आर रेमिटेंसेज। अब देखो जो ये वाले क्वेश्चंस है, ये एक बंदे को खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, अगर आपको इसमें मेरी हेल्प चाहिए मैं आपके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा, बट मैं कहता हूँ ये चीज़ प्रैक्टिस किया है तो इसे आप बना दो। देखो आपके, चलो मैंने तो यहाँ पे आंसर भी मार्क कर रखा है, पर देखो आपने जो आपकी नई टी आर जैन वगैरह होगी तो उसमें नहीं होगा। प्लीज़ इनको पेंसिल से मार्क करो। चलो मैंने तो मार्क कर दिया है, बट आपको मैं कह रहा हूँ अभी पेंसिल से मार्क करो, फिर से इरेज कर देना, तब एग्जाम के टाइम पे इसे बार बार करते रहना और इरेज करते रहना, ताकि आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारी अपनी बुक में हमेशा रहे। ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इन द बीओपी अकाउंट द करंट ट्रांसफर आर ट्रीटेड एज एन एलिमेंट ऑफ इनविजिबल, मैंने बता दिया था जो आपको। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन फैक्टर सर्विस, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड एक्सपर्ट, नहीं ये भी नहीं है। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड, अब देखो हाँ इनविजिबल अब देखो इनविजिबल चीज़ें क्या क्या है हमारे बीओपी अकाउंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द करंट ट्रांसफर, भाई वही बात हुई है बार बार, तो मैं इसको एक और बार रिपीट नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये जो करंट ट्रांसफर है इसे इनविजिबल की कैटेगरी में डाला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लो। ठीक है। इसको मत भूलना कभी, क्योंकि आगे चलो मैं आगे बताता हूँ फॉर्मूलाज भी इसके ऊपर ना, वो तब समझ आएगा। ओके। कॉन्फिडेंस एंड, अब देखो कि जो करंट अकाउंट बीओपी है उसके ऊपर एक चार्ट बनाया इन्होंने। फर्स्ट इज द
एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स की बात हो रही है। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ द मर्चेंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स और विजिबल, मतलब कहने का मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इन चीज़ों को, जो जिन लोग जिन चीज़ों को आप देख पाते हो, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ करंट बीओपी। इनविजिबल, इनविजिबल क्या होता है? जैसे इनकम होगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज हो गया, अभी अभी एक्सप्लेन किया सारा मैंने, जो करंट ट्रांसफर थे जो अभी पीछे थे, ठीक है। इनकम होगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये भी हो गया। इनकम में इनका जो इनकम होती है, इनकम में भी आपने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ और ये पढ़ लिया, इन्वेस्टमेंट इनकम पढ़ लिया, सब कुछ क्लियर है ये एक बार, ठीक है। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द पेमेंट्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डेबिट एंड ऑल द रिसिप्ट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज इंडिकेटेड बाय द साइन, ओके। तो कहने का मतलब ये है, जब भी कभी पेमेंट्स होती है किसी भी चीज़ के करंट अकाउंट में, वो नेगेटिव साइन के साथ डिनोट होती है। जब भी कोई रिसीट्स आती है उसे पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करते हैं। बस यही चीज़ लिखी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है ये, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ द बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। अब ना मेरे भाई, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और मुझे पता है कि तुम में से कई सारे लोग इस पेज को और इस पेज को और इस पेज को बस आराम से स्किप करने वाले हो। क्यों? तुमने देख लिया कि डेफिनेशन वगैरह पीछे अब मिल गई सारी, अब इसको क्यों पढ़ना? और ये फॉर्मूला तो बड़े बेसिक से लग रहे, तो ये ज़रूरी नहीं भाई, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड बैलेंस एंड द मर्चेंडाइज बैलेंस, इट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट, व्हाट इज दिस? एक्स माइनस एम। ट्रेड डेफिसिट वन, ये भी हो गया, ये भी हो। देखो ऐसा होता है ना, जो ट्रेड बैलेंस होता है, इसका मतलब होता है कि एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट को जब आप माइनस करते हो, जो आपके पास आता है, दैट इज नोन एज द एक्सपोर्ट, और यू कैन से दैट इज नोन एज द ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ओके, ओके। हाँ, दैट सेट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था ये। अब हम बात करेंगे गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में। अब गुड्स एंड सर्विस का क्या बैलेंस है? अब जो हम ट्रेड बैलेंस की बात कर रहे हैं, इसमें हम स्पेसिफिकली गुड्स की बात कर रहे हैं। सुनो, जो ट्रेड बैलेंस हो रहा है, इसमें सिर्फ आप सामान की बात कर रहे हो, इसमें आप इनविजिबल कुछ बात नहीं कर रहे हो। इनविजिबल का क्या मतलब है? आप इसमें सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हो, इसमें सिर्फ आप गुड्स की बात कर रहे हो, मतलब सामान। सामान कितना एक्सपोर्ट हुआ, सामान कितना इंपोर्ट हुआ, सिर्फ उसी की बात की गई है इसमें ट्रेड बैलेंस में। अब हम बात करें गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। गुड एंड सर्विसेज बैलेंस, अब आप सोच रहे होगे इसमें शायद फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज दोनों है। अब दिक्कत ये है, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड होती है और फैक्टर सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है, ठीक है। मेरी बात सुनो। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ओके, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इम्पोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। चलो, इस फॉर्मूला में आपको समझ आया? चलो, नहीं आया तो मैं नेक्स्ट फॉर्मूला बताऊंगा। ट्रेड बैलेंस हमने यहाँ पे निकाल देते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, ठीक है, प्लस बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। जो नॉन फैक्टर सर्विसेज है ना, इसमें आपने कितनी सर्विसेज इंपोर्ट की और कितनी सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की, और यू कैन से कितना पैसा आपने कमाया इंपोर्ट करके, और कितना पैसा आपने गंवाया चीज़ों को एक्सपोर्ट, नहीं सॉरी, कितना पैसा आपने, हाँ वेट, गंवाया इंपोर्ट करके चीज़ों को, और कितना पैसा आपने कमाया एक्सपोर्ट करके चीज़ों को। इन सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। इन इन दो चीज़ों को जब आप माइनस करोगे, आपके पास नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। बैलेंस ऑन द अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। वैसे यहाँ पे भी दोनों मेथड्स हैं, इसमें आप बता सकते हो, बस फ़र्क ये है कि ट्रेड बैलेंस के साथ इसमें सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज आया है गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में, ठीक है। इनविजिबल बैलेंस है, नाम से ही पता लग रहा है भाई, बैलेंस इनविजिबल है। इनविजिबल में क्या क्या आइटम्स आती है? बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जो सारा नॉन फैक्टर सर्विसेज का हुआ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो फैक्टर सर्विसेज का हुआ। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ करंट ट्रांसफर, मतलब कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा, मतलब मान लो कोई आदमी, नेपाल का आदमी इंडिया में काम कर रहा है, तो वो अपना पैसा कहाँ भेजता है? नेपाल में, अपने अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए। मान लो कोई आदमी इंडिया, कोई कनाडा में काम करता है इंडियन, अब वो पैसा कहाँ भेजता है? अपने इंडियन माँ बाप के लिए। अब जो ये पैसा, एक ने बाहर भेजा, एक ने अपने कंट्री में भेजा, ठीक है। तो अब जो ये चीज़ है, इन जब इस चीज़ को जब आप कट ऑफ करोगे, वो उस चीज़ से जो यू कैन से एक नेट आएगा, और यू कैन से एक बैलेंस आएगा, दैट इज नोन एज द बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ करंट ट्रांसफर, ठीक है। ओके, ओके। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बनाई, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। इनविजिबल बैलेंस ही होता है। अब हम बात करेंगे करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या है? पूरे जो करंट अकाउंट है, इसका जब हम बैलेंस निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। ट्रेड बैलेंस, सबसे पहले तो आपने गुड्स एंड सर्विसेज, जितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको आप टच फील देख सकते हो, ठीक है, सामान, जिनका गुड्स एंड सर्विसेज का जो टोटल बैलेंस था, उसको आप प्लस करोगे किसके साथ? इनविजिबल बैलेंस के साथ। इनविजिबल बैलेंस के मतलब, कहने का मतलब ये है, ये सारी आइटम यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब चीज़ों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जब आप बैलेंस कर दोगे, तब आपके पास करंट अकाउंट बैलेंस आ जाता है। ये फॉर्मूलाज के मेथड में, मतलब जब आप इसका बैलेंस और इसके बैलेंस को प्लस कर देते हो, इन दोनों के बैलेंस को जब आप प्लस कर देते हो, तो आपके पास करंट अकाउंट बैलेंस आ जाता है, दैट्स इट। ओके।
एस्टिमेशन ऑफ बैलेंस रिलेटेड टू द करंट अकाउंट। अब देखो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि मान लो हमारी कंट्री का करंट अकाउंट कैसे दिखता है, जब मान लो पेपर शीट आती है कि कितना सामान एक्सपोर्ट हुआ, कितना इंपोर्ट हुआ, कितनी सर्विसेज बाहर गई, कितनी अंदर आई, कितना रेमिटेंस बाहर गया, कितना रेमिटेंस इंडिया के अंदर आया। ये सब चीज़ों का जब अकाउंट आता है वो काइंड ऑफ वो चीज़ कैसे दिखती होगी, ऐसे दिखती है वो। मिलियंस में बात हो रही है देखो, कि एक्सपोर्ट कितना सामान हुआ, इंपोर्ट कितना सामान हुआ, जो इनविजिबल ट्रेड हुआ उसका नेट क्या है, नॉन फैक्टर कितना था उनमें से, इनकम कितना, ट्रांसफ़र कितना था, एग्जाम्पल दिया है। अब देखो इसी चीज़ को यूज़ कर सकते हो आप, मतलब इसको आप एज अ क्वेश्चन ले सकते हो। इसको आप एज अ, एक तो भाई टच पैड के साथ लिखना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, मान लो इसको आप एक आपने एक क्वेश्चन कंसिडर कर लिया, और इसका, और ये आपके पास फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, एक फार्मूला उठाओ और यहाँ से वैल्यूज़ उठाओ और इसका आंसर निकालते रहो। वैसे यहाँ पे एज इट इज़ दिए हुए हैं, बट तुम फॉर प्रैक्टिस तुम यहाँ से फॉर्मूला उठा सकते हो, और यहाँ से तुम यू से ये डिजिट्स उठा सकते हो और तब जाके सॉल्व कर सकते हो। ये प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए, मैं तो कहूँगा तुम्हें। और ये ना, और हाँ एक और चीज़, जो इसका यू कैन से क्वेश्चन होगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वहाँ पे भी न्यूमेरिकल्स हो गए, प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान देना। ये इग्नोर करने वाला पार्ट नहीं है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जहाँ तक मैंने देखे वो इग्नोर कर देते हैं इसको, फिर बाद में उनको बताना पड़ता है भाई ये भी पढ़ो। ठीक है, ओके। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ सच ट्रांजैक्शन व्हिच कॉजेज एन इम्पैक्ट ऑन द सेट लायबिलिटी स्टेटस, एसेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब ये कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है पूरी दुनिया के साथ। अब क्या होती है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, उसी की बात हो रही है जैसे हमने पिछली डेफिनेशन की, पिछले डेफिनेशन में की थी। इट इज़ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन विच कॉजेज द इम्पैक्ट ऑन द सेट इन लायबिलिटी स्टेटस। एसेट क्या मतलब, या तो फिर कुछ ऐसी चीज़ जो हमें फ्यूचर में फ़ायदा दे। एसेट क्या होता है, ये चीज़ होती है जो कोई बेनिफिट दे फ्यूचर में। लायबिलिटी क्या होता है कि हमारे ऊपर कोई चीज़ जो हमें बाद में चुकानी पड़ेगी, यू कैन से कोई बोझ हमारे सर के ऊपर है, एग्जाम्पल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड टू द फ्यूचर क्लेम्स। अब भाई फ्यूचर क्लेम्स को ये चीज़ राइज देती है। असेट्स है तो आपका फ्यूचर क्लेम क्या है कि भाई इसमें मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। लायबिलिटी है तो आपका क्या फ्यूचर क्लेम है इसके ऊपर कि भाई आपको वो लोन वापस करना पड़ेगा चाहे जो हालत हो जाए। ठीक है, शुड सच ट्रांजैक्शन, नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे बोरोइंग। अब सबसे पहले कंपोनेंट कैपिटल अकाउंट का है बोरोइंग, उसके भी दो सब पार्ट्स है। फर्स्ट इज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। इट इज़ अवेलेबल एट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब मान लो आप जाते हो किसी लोन के, किसी सॉरी प्राइवेट बैंक के पास, प्राइवेट बैंक तो नहीं कह रहे, मान लो अब आप ना देखो एक एज अ कंट्री बात करो, आप जाते हो ब्रिक्स बैंक के पास, एक ब्रिक्स कंट्री का इसका, अब तो पहली बात तो इकोनॉमिक्स के बच्चों को पता नहीं होगा ब्रिक्स क्या है। चलो वर्ल्ड बैंक तो पता ही होगा, वर्ल्ड बैंक तो बहुत बेसिक है। चलो इंडिया चलेगा वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है, वर्ल्ड बैंक को बोला भाई सुन यार मेरे को ना इतने लोन की ज़रूरत है, और वो बोलेगा भाई देखो इस यू कैन से कोई मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भाई साहब देखो आपको हम 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको लोन दे देंगे। दिस इज़ नोन एज द एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या इन्होंने लिमिट रख, कितना इंटरेस्ट लिया मांगा था इन्होंने, 10% इंटरेस्ट मांगा था। नाउ व्हाट आर द एक्सटर्नल असिस्टेंस, इट इज़ अवेलेबल ऑन द कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लो क्या हुआ, एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या है, मान लो इंडिया है, इंडिया नहीं चलो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है, बहुत ज़्यादा बेकार हालत। ठीक है, ये बर्बाद है मतलब ऑलमोस्ट कंट्री। ठीक है, अब देखो मान लो चाइना आएगा, चाइना जाएगा पाकिस्तान के पास, सुनो तुम्हें लोन चाहिए, चलो तुम्हें लोन दे दिया। अब बोलेंगे भाई साहब किसी का, पाकिस्तान के लोग बोलेंगे कि भाई कितने इंटरेस्ट रेट में दे रहे हो तुम लोन। बोलेगा चाइना तुम्हें हम देंगे 5% इंटरेस्ट रेट के ऊपर, कंसेशनल रेट। चलो तुम बहुत ज़्यादा बुरी हालत में, तो तुम्हें हम थोड़े सस्ते रेट पे लोन दे देंगे। नाउ दिस इज़ द कंसेशनल रेट। अब देखो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, जब आपने अच्छे, आपकी हालत अच्छी थी, आपने कुछ कमर्शियल रीजन से और यू कैन से अपनी कंट्री को और अपनी कंट्री की इकोनॉमी को और बूस्टअप करने के लिए, ऑलरेडी बूस्टअप है, और बूस्टअप करने के लिए जब आपने लोन लिया, तो उसे क्या कहेंगे आप, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। ये जो मार्केट में, यू कैन से मार्केट में कंसेशनल, कंसेशनल कैसे बोलूँ आपको, जो मार्केट में एक जो इंटरेस्ट रेट चला है, जो हर लोन के ऊपर में हर लोन के ऊपर चार्ज किया जाता है, वही लिया जा रहा है, तो दैट इज़ नोन है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। एक्सटर्नल असिस्टेंस इज लाइक जब कभी आपकी कंट्री के ऊपर किसी ने दया कर दी, तो चलो आपको हम थोड़े सस्ते रेट पे, इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे लोन। दैट इज़ नोन एज द एक्सटर्नल असिस्टेंस। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। अच्छा ये आगे भी तो है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी एक तरह से यू कैन से, देखो मुझे बताओ, जो बोरिंग है, बोरिंग से एक लायबिलिटी जनरेट होती है, इसमें क्या है, एसेट और लायबिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है ना, या तो फिर एसेट बनता है या घटता है, या लायबिलिटी बनती है या घटती है। अब देखो पहला हमने कर दिया लायबिलिटी का कि भाई बोरिंग से तो लायबिलिटी बनेगी फ्यूचर के लिए, तो लायबिलिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे क्लियर है। अब हम बात करेंगे इसका एसेट्स का, एसेट्स का कैसा एग्जाम्पल है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज लेफ्ट एज। अब देखो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है, ये काइंड ऑफ आपकी आपकी कंट्री में कुछ एसेट्स खोल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इट इज़ द इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ द डोमेस्टिक कंपनीज। अब देखो एसेट कैसे बना,
कई क्या होता है कि कई जो फॉरेन के लोग हैं, मान लो यूएसए के लोग हैं, उनको उनको जो टाटा टाटा मोटर्स है, उनके उसके शेयर खरीदने हैं, तो वो अलाउड हो गए, मतलब उनको अलाउ किया जाता है कि अलाउ किया जाएगा कि तुम टाटा मोटर्स के शेयर खरीद सकते हो। ठीक है। एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई फ्रेंच आदमी है, फ्रेंच आदमी को लग रहा है कि भाई मुझे तो अदानी के शेयर खरीदने चाहिए, तो वो खरीद सकता है। अब जो इस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, जो फॉरेन के लोग इंडिया की कंपनी के शेयर खरीदेंगे, इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। अब हम बात करेंगे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। देखो एफआईआई पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को ना ये भी कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। आप अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की जगह एफआईआई भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अब फॉरेन, इसके फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज लाइक जब मैकडोनल्ड्स आता है, मैकडोनल्ड्स अपनी दुकान फिजिकली इंडिया में खोल देता है, दैट इज नोन एज द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एप्पल आता है, एप्पल अपना एक स्टोर इंडिया में खोल देता है, दैट इज नोन एज द, यू कैन से द फिजिकली एप्पल अगर इंडिया में आ चुका है, वो आएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर। एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कुछ इंडिया में खोल दिया है, तो देयर फॉर एप्पल वुड बी कंसिडर्ड एज, यू कैन से दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ एप्पल वुड बी कंसिडर्ड एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। वॉलमार्ट स्टोर्स इन इंडिया, मैंने केएफसी का एग्जांपल दिया, मैकडोनल्ड्स का एग्जांपल दिया, वॉलमार्ट भी अगर मान लो इंडिया में खुल गया तो वो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। एनआरआई डिपॉजिट्स, मान लो कुछ एनआरआई है, यू कैन से नॉन रेजिडेंट्स इंडियंस, मान लो कोई कैनेडियन है तो काइंड ऑफ इंडियन है बट इंडिया में रह नहीं रहा है, क्योंकि एक एनआरआई का अलग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। मतलब एनआरआई ना ये पूरे इंडियन होते हैं ना पूरे फॉरेनर होते हैं, मतलब फॉरेनर तो पूरे होते हैं, मतलब यू कैन से किसी भी फॉरेन कंट्री के रेजिडेंट तो होते हैं और इंडियन भी होते हैं, बट एनआरआई का कार्ड बनता है, कुछ इनको स्पेसिफिक बेनिफिट्स मिलते हैं। ये तो देखो पॉलिटिकल साइंस का, यू कैन से पॉलिटिकल साइंस भी नहीं, पॉलिटी का कॉन्सेप्ट है ये, तो उसमें मैं नहीं जाऊँगा। बस इतना याद रखो, एनआरआई। ठीक है। एनआरआई कौन होता है? नॉन रेजिडेंट इंडियंस। ये कुछ मान लो कोई एनआरआई है और इंडिया के किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट करके रख दिया, तो देयर फॉर एनआरआई डिपॉजिट्स भी एक काइंड ऑफ कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे। ठीक है। Only such NRI deposits are to be considered which are made in the domestic economy. Thus the non-resident Indian should make the deposit। मतलब वो ये कि मान लो कोई एनआरआई है, उसने इंडिया में पैसा रख दिया, इंडिया के किसी बैंक में पैसा रख दिया, तो वो भी वो डोमेस्टिक इकोनॉमी, सॉरी, वो फिर कैपिटल अकाउंट में कैलकुलेट होगा। इट ऑल्सो नीड्स टू बी नोटेड दैट द मनी सेंट बाय द एनआरआई टू द, हाँ ठीक है। मान लो कोई एनआरआई है, उसने मनी, उसने जो पैसा है वो अपने माँ बाप को खर्च करने के लिए दिया। ठीक है। एज अ रेमिटेंस दिया, वो करेंट अकाउंट में आएगा। वो ऐसे नहीं कि वो आपने सोचा एनआरआई दे रहा है तो हाँ कैपिटल अकाउंट में नहीं। मान लो अगर स्पेसिफाई किया गया एनआरआई इज सेंडिंग मनी टू हिज पेरेंट्स एज अ रेमिटेंस, तब वो करंट अकाउंट में आएगा, वरना वो कैपिटल अकाउंट में आएगा। अगर वो बैंक किसी बैंक में ऐसा काइंड ऑफ रख रहा है कि भाई इंडिया के बैंक ज़्यादा अच्छे इंटरेस्ट रेट देते हैं तो हम इंडिया में ही रखूंगा मैं। ठीक है। ओके। बैंकिंग कैपिटल other than the NRE deposits, it refers to the foreign assets held by the commercial bank। अब देखो, कोई बैंकिंग कैपिटल का क्या मतलब है? कुछ ऐसी चीज़ें, यू कैन से अदर देन द, कुछ ऐसा पैसा, बैंकिंग कैपिटल इज येट अनदर कंपोनेंट, इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्प। कुछ ऐसा फॉरेन एसेट जो ना तो एनआरआई डिपॉजिट है, यहाँ पे हमने एनआरआई डिपॉजिट बात कर लिया, ये पैसा एनआरआई का भी नहीं है बट फॉरेन एसेट्स है, मतलब फॉरेन का कुछ, यू कैन से फॉरेन का पैसा है बट एनआरआई का नहीं है, किसी और इंस्टीट्यूशन का हो सकता है। ठीक है। इट रेफर्स टू द फॉरेन एसेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक ओइंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ द फॉरेन एसेट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक देन फ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक टेंड्स टू राइज। मतलब बेसिक वही चीज़, बस इतना आपने याद रखें कि बैंकिंग कैपिटल अदर देन द एनआरआई डिपॉजिट, इसका ये मतलब होता है कि फॉरेन एसेट्स पर वो एनआरआई के थ्रू नहीं आए हैं, बस ऐसे ही आए हैं। इतना आपके काम की चीज़ है इसमें। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? इट अराइजेज ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज इन द इंटरनेशनल मार्केट विदाउट मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट। अब इसका मतलब होता है कि इट अराइजेज व्हेन ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज इन, अब देखो आपने फॉरेन, यू कैन से फॉरेन मार्केट और यू कैन से कुछ फॉरेन से परचेज तो कर लिया, फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट से आपने कुछ परचेज कर लिया विदाउट मेकिंग द इमीडिएट पेमेंट, उसी वक्त पेमेंट नहीं किया आपने। ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, रीपेमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म डेप्ट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीड्स टू द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज टू द वर्ल्ड। अब भाई देखो, एकदम नहीं किया आपने, रीपेमेंट ऑफ द शॉर्ट टर्म डेट्स टू द रेस्टोरेंट लीड्स टू द आउटफ्लो। अब देखो, रीपेमेंट करोगे जब भी आप शॉर्ट टर्म, यू कैन से जब भी कभी जो भी आपने ट्रांजैक्शन की थी उसकी पेमेंट नहीं की थी, जब भी आप उसकी पेमेंट करोगे तो वो आपके, यू कैन से आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कंट्री का बाहर जाएगा। अकॉर्डिंगली इट इज़ रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट विद द नेगेटिव साइन। कहने का मतलब ये है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जिससे आपने बाहर से कोई सामान खरीदा, अब उससे क्या होगा, आपकी कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज है उससे थोड़ा सा चीज़, थोड़ा सा, यू कैन से थोड़ा सा जो पार्ट है फॉरेन एक्सचेंज का वो इंडिया से बाहर जाएगा वापस। जो इंडिया ने फॉरेन करेंसी कलेक्ट कर रखी थी वो थोड़ी बाहर जाएगी। अब देखो, एसेट लाइबिलिटी स्टेटस हो रहा है कि नहीं चेंज? हमारा जो एसेट है, जो हमारे पास फॉरेन करेंसी थी वो कम हो रही है, देयरफॉर इट इज़ कंपोनेंट ऑफ द कैपिटल अकाउंट। दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट है।
अब देखो बात ये है कि जो ये है हमारे कंपोनेंट्स, बोरोइंग, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रही बात अदर कंपोनेंट्स की, ये भी इंपॉर्टेंट है बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसकी आप यू कैन से हेडिंग और थोड़ा बहुत सिंपल सी प्लेन सी डेफिनेशन याद रखो, तुम्हारा काम हो जाएगा फॉर द एग्जाम्स। अब रही बात इसकी, यहाँ पे भी इन्होंने यही बात की है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कैपिटल अकाउंट। कॉम्पोनेंट्स कौन से हमारे कैपिटल अकाउंट के? बोरिंग में सबसे पहले तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल असिस्टेंस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एनआरआई डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग एनआरआई डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट, ये भी आ जाएगा। बस इतना सब कुछ है। रही बात ये दीज आर अगेन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं अगेन वीडियो ला लूँगा अगर आपको लगता है कि चाहिए। मैंने आंसर्स यहाँ मार्क कर रखे हैं, वैसे नीचे भी दिए रखे हैं, तो ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये आपको एक तरह से एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि भाई अगर कैपिटल अकाउंट हम कैलकुलेट करें, और यू कैन से कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांजैक्शंस हुई है एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, और अगर हम उसे कैलकुलेट करें तो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। दिस इज प्योरली एन एग्जाम्पल। आप देख सकते हो कि ताकि आपकी जो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज है वो और इम्प्रूव हो। अगैन यहाँ पे थोड़े लॉजिकल यू कैन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, ये इसके ऊपर भी ध्यान देना है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना। देखो मैं इसके ऊपर ना इतना एम्फोसिस इसलिए कर रहा हूँ कि सीबीएसई अब ये सारे क्वेश्चन डालने लगी है, क्योंकि सीबीएसई को आपका मेंटल एप्टीट्यूड देखना है, ना कि बस रोट लर्निंग। बस देखते तो आज भी रोट लर्निंग ही है, बट चलो कहने के लिए तो है कि अब थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें देख रहा है। सो हाँ, इस वीडियो को हम यहीं तक रहेंगे। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर टू लाइक इफ यू थिंक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।